ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट ईवीएस है और चैप्टर 3 है। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्ले टाइम, बट दिस इज सेकंड वीडियो पार्ट 2 बिकॉज द चैप्टर इज लेंथी। सो ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जो पार्ट 1 के नाम से है, सेम चैप्टर का, चैप्टर 3 का। सो दिस इज पार्ट 2। शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक, दैट मीन्स ये जो टॉपिक था इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स, यहाँ तक कवर किया था। और अब इसको हम यहाँ से लेते हैं नेशनल टीम। नेशनल टीम यहाँ से आगे इसकी बात करते हैं। चलो, सो ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, विंबलडन एक्सेट्रा आर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ओलंपिक गेम्स है, पूरे संसार की बेसिकली वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एवरी आफ्टर 4 ईयर होता है, जिसको ओलंपिक गेम्स कहते हैं। ऐसे ही एशियन गेम्स होते हैं जिसमें एशियन कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। विंबलडन है और भी कई सारे हैं। तो ये हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब होता है जिनमें मतलब देश के बाहर, मतलब बाकी देशों की भी टीमें पार्टिसिपेट करें। कई देशों की टीमें खेलें या उनके प्लेयर्स खेलें, उनको कहते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। और नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वो होते हैं जिसमें केवल अपने देश की टीमें आपस में खेलें। चलो, द टीम और द प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन दीज इवेंट इज रिनाउंड वर्ल्ड वाइड एज द नेशनल टीम और नेशनल प्लेयर रेस्पेक्टिवली। So the team or the team participating in these events, by team, कई बार कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है, जिसमें कोई प्लेयर, कोई इंडिविजुअल गेम में उनमें प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। इन दीज इवेंट्स इज रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। भाई, रिनाउंड का मतलब, इस वर्ड का मतलब है नामी, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मिलती है उनको, वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि मिलती है, फेमस हो जाते हैं। एज दी नेशनल टीम और नेशनल प्लेयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उनको नेशनल प्लेयर्स के रूप में या नेशनल टीम के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है ना। कुछ आगे हम एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे भाई सचिन तेंदुलकर है तो इंटरनेशनल, बेसिकली देखो कितना रिनाउंड है, कितना प्रसिद्ध है, फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। सब लोग वर्ल्ड में सब जगह जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कौन है। आगे बढ़ते हैं। A national team has players belonging to different communities. Community जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है समुदाय। Community, समुदाय। So a national team has players belonging to different communities. जो नेशनल टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के होते हैं, सभी समुदायों के होते हैं। रिलीजन and different languages, but their sole motive is to play as one for their country. भाई, अलग अलग समुदायों के होते हैं, अलग रिलीजन्स के होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं। किसी को हिंदी आती है, किसी को तमिल आती है, जैसे हम अपने कंट्री की बात करें। लेकिन उनका सोल मोटिव, सोल का मतलब होता है एकमात्र। जो सोल वर्ड है इसका मीनिंग होता है हिंदी में एकमात्र। मोटिव, उद्देश्य, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? इज टू प्ले एज वन फॉर देयर कंट्री। भाई, अपने देश के लिए खेलना। डियर स्टूडेंट्स, उनका जो मोटिव है, उनका एकमात्र मोटिव, जिसको सोल मोटिव कहते हैं, केवल और केवल है अपने देश के लिए जीतना। द विक्ट्री मीन्स विजय ऑफ आ नेशनल टीम ब्रिंग्स लॉरेल्स टू द इंटायर नेशन। भाई, इंटायर नेशन का मतलब होता है पूरे देश, पूरा देश। लॉरेल्स का मतलब है बहादुरी का पुरस्कार। ब्रिंग्स मीन्स लाती है। सो द विक्ट्री ऑफ ए नेशनल टीम,
अगर एक नेशनल टीम है, अगर उसको विजय मिलती है, विक्ट्री मिलती है, तो वो पूरे देश के लिए लॉरेल्स मीन्स बहादुरी का पुरस्कार लाती है। इंटायर नेशन मीन्स पूरे देश के लिए। भाई पूरे देश के लिए बहुत बहादुरी का, एक प्राउड की बात है कि उसकी टीम किसी इवेंट में जीती है। आगे Here are some players who have excellent in different games, sports and made us proud. कुछ प्लेयर्स के नाम हैं जिन्होंने हमको हमारे देश के लिए प्राउड की बात की, हमारे लिए प्राउड की बात की, हमें उन पे नाज है। जैसे क्रिकेट एक गेम है, आप जानते हो क्रिकेट में कौन कौन से प्लेयर हुए हैं जो बहुत फेमस है। कई और भी हैं लेकिन कुछ एक का नाम है। सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं काफ़ी सालों तक। विराट कोहली हैं जो इंडियन टीम के क्रिकेट हैं, ठीक है। तो बहुत फेमस प्लेयर हैं, वर्ल्ड वाइड इनको जानते हैं लोग। हॉकी में अगर ध्यानचंद हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, उद्धम सिंह हैं, धनराज पिल्ले का आपने नाम सुना होगा, ये हॉकी से रिलेटेड हैं, इनको हम पे नाज है, हमें इन पे नाज है। सॉरी। बैडमिंटन में आपने अभी भी देखा होगा, साइना नेहवाल बहुत अच्छा कर रही है। ज्वाला गुट्टा है प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और चेतन आनंद जो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एथलेटिक्स में अगर बात करें तो PT उषा का आपने नाम सुना होगा। अब तो थोड़ी ज़्यादा एज की हो गई हैं, लेकिन पहले उन्होंने PT उषा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एथलेटिक्स में। और रियली हमारे लिए प्राउड की बात है कि PT उषा ने जितना काम हमारे लिए किया है एथलेटिक्स में। अंजू बॉबी जॉर्ज है, वो भी बहुत अच्छी खेली एथलेटिक्स में, अपना नाम उन्होंने फेमस किया है। टेनिस की अगर हम बात करें तो लिएंडर पेस हैं, महेश भूपति हैं और सानिया मिर्ज़ा अभी भी खेल रही हैं। और ये महेश भूपति और लिएंडर पेस भी खेलते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये वर्ल्ड वाइड प्लेयर हैं, इनको सब जानते हैं। बॉक्सिंग की अगर बात करते तो विजेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा, जो हरियाणा से आई थिंक दिल्ली या फरीदाबाद से बिलोंग्स करते हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। ओलंपिक में इन्होंने मेडल लिया है। और मैरी कॉम का भी आपने नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। ये एक पुअर गरीब फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और अपने आप को इस मुकाम तक ये लेकर पहुंची और इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। अखिल कुमार एक बॉक्सर हैं, इन्होंने भी अच्छा काम किया है बॉक्सिंग में। तो ये कुछ एक के नाम हैं जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हैं जिनको हम जानते हैं, हमारा देश इन पे प्राउड फील करता है और दुनिया भी जानती है। आगे बढ़ते हैं। टीम स्पिरिट। अ टीम गेम कैन नॉट बी वन अनलेस ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर कोऑर्डिनेटेड एंड शेयर ए बॉन्डिंग। भाई टीम गेम कैन नॉट बी वन। जो टीम के गेम्स हैं जैसे कबड्डी, एक वॉलीबॉल है, हॉकी है, इनको हम टीम गेम कहते हैं जिसमें पूरी टीम खेलती है। ये तब तक हम नहीं जीत सकते अनलेस मीन्स बिना, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर कोऑर्डिनेटेड। भाई कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है संयोजन करना, संयोजित करना, आपस में तालमेल रखना। तो जब तक पूरी टीम के प्लेयर्स आपस में तालमेल नहीं रखेंगे गेम नहीं जीता जा सकता, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड। एंड शेयर ए बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब होता है एक जुड़ाव, जुड़ाई। तो उनमें एक जुड़ाव होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। इंडिविजुअल टैलेंट इज ऑफ नो यूज इफ द टीम डजंट वर्क कोर्डियली। देखिए जैसे हम टीम गेम्स की बात करते हैं तो हो सकता है जैसे हम वॉलीबॉल में 6 प्लेयर ग्राउंड में होते हैं तो ठीक है। इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब होता है कि आपस में कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, दूसरा प्लेयर भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो टीम स्पिरिट अगर फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स एक दूसरे को पासेस नहीं देते, एक दूसरे के लिए बॉल बनाते नहीं, तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। ऐसे ही फुटबॉल में एक दूसरे को पासेस नहीं देते हैं, है ना, खाली अपने लिए खेल रहे हैं, तो अपने लिए नहीं खेलना है, वहाँ टीम के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है, उसी को बोलते हैं टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इंडिविजुअल डिसीजंस आर नॉट यूजफुल इन अ टीम गेम। भाई अकेले डिसीजन लेने की मैं अकेला ही गोल कर दूंगा, इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको टीम गेम्स में। तो कोऑर्डिनेशन
तालमेल बहुत जरूरी है टीम गेम में। द डिसीजन मस्ट बी टेकन अमिकेबली, अमिकेबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण ढंग से। भाई जो भी डिसीजन लें वो मैत्रीपूर्ण ढंग से लें कि जिसमें सब लोगों का की हाँ हो। बाय द मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ द टीम, मेजोरिटी का मतलब होता है बेटा बहुमत। सो जो भी डिसीजन लिए जाए वो अमिकेबली लिए जाएं जिसमें सभी का बहुमत हो, मेजोरिटी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट and requirements of the team must be well understood by all the players and they must aim at winning for the team and not for individual self। इंटरेस्ट सभी जानते हैं, द इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम मस्ट बी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल द प्लेयर्स एंड दे मस्ट एम एट विनिंग, उन सब का एम उद्देश्य एक होना चाहिए, जीतने वाला। भाई जीतना है, टीम के लिए जीतना है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। भाई अपने लिए नहीं खेलना है, टीम के लिए खेलना है। अगर उनमें ये उद्देश्य रहेगा, उनका ये एम रहेगा तो टीम जीत जाएगी। ए स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी की मतलब होता है बेटा योजना। हम कोई योजना बनाते हैं ना किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। ए स्ट्रेटजी मस्ट बी ड्रॉन फॉर द गेम अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैप्टन। देखिए कैप्टन जो कैप्टन को लीड करता है, तो कैप्टन के द्वारा बाकी प्लेयर्स को शामिल कर उनके योजना बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कैसे हमें खेलना है। दिस विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है कि स्वेच्छा, कि भाई सब उस पर विलिंग कर रहे हैं। मान लो 7 प्लेयर हैं तो सातों के सातों उस स्ट्रेटजी पे विल है, भाई ठीक है, यस है उनकी। टू थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है समृद्ध होना। फॉर ऑल टुगेदर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। अब टीम स्पिरिट इसी को कहते हैं, शायद ये क्वेश्चन में भी आएगा कि टीम स्पिरिट किसको कहते हैं। द विलिंगनेस टू थ्राइव ऑल टुगेदर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। भाई आपस में सेल्फिश स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं टीम स्पिरिट। विलिंगनेस टू थ्राइव फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। इट हेल्प्स टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो टीम स्पिरिट है इससे हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलता है, बंधन मिलता है, आपस में हम जुड़ते हैं सारे प्लेयर। अमोंगेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द टीम। भाई लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी। सो इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा सारे प्लेयर्स के बीच में, और एक लॉयल्टी, ईमानदारी, विश्वास पैदा होगा टीम में, ठीक है। अ टीम विद हाई टीम स्पिरिट बट लेस टैलेंट इज बेटर देन ए टीम विद हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स बट विद सेल्फिश मोटो विदाउट एनी टीम स्पिरिट। इस लाइन को समझें बेटा, इस सेंटेंस को समझें, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कौन सी टीम अच्छी है और कौन सी खराब है। अ टीम विद हाई टीम स्पिरिट, एक टीम जिसमें टीम स्पिरिट ज़्यादा है, ध्यान देना, जिसमें टीम स्पिरिट तो ज़्यादा है, बट लेस टैलेंट इज, और टैलेंट कम है। मतलब टीम में जो प्लेयर हैं उनमें टैलेंट जरूर कम है लेकिन पूरी टीम में टीम स्पिरिट ज़्यादा है। इज बेटर देन, तो ये जो टीम है ये कौन सी टीम से अच्छी है, उस टीम से अच्छी है जिसमें हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। टैलेंटेड प्लेयर है, वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनमें मोटो जो है सेल्फिश है, मतलब टीम स्पिरिट नहीं है। मतलब प्लेयर पहली वाली टीम से प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उन प्लेयर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है, तो वो टीम के चांसेस जीतने के कम है। लेकिन वेयरएज वो टीम जिसमें टीम स्पिरिट अच्छी है, आपस में तालमेल अच्छा है, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन प्लेयर्स के पास टैलेंट कम है, तो ये टीम अच्छी है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई है कि टीम स्पिरिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी को हमने पढ़ा, टीम स्पिरिट क्या होती है। टीम स्पिरिट वो होती है जिसमें आपस में बॉन्ड हो, willingness to thrive, willingness to thrive all together without any selfish motive is called team spirit। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम
इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल मीन्स होती है बराबर, अपॉर्चुनिटीज होती है कि अवसर, भाई सबको बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है बेटा रूढ़िवादी, द स्टीरियोटाइप दैट एग्जिस्ट in the earlier times that girls are weak and not fit to play has been wiped off from human psychology। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, वाइप्ड ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दिया गया है। भाई पहले एक रूढ़िवादी एक परंपरा थी, शायद आपने भी सुना होगा, एग्जिस्टेड थी, मतलब वो विराजमान थी, अस्तित्व में आई हुई थी। क्या रूढ़िवादी परंपरा थी, मतलब क्या कहा जाता था अर्लियर टाइम में थी पहले कि भाई गर्ल्स आर वीक एंड नॉट फिट टू प्ले, कि भाई जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और वो खेलने के लिए फिट नहीं है, हैज़ बीन वाइप्ड ऑफ। लेकिन अब ये जो हम ह्यूमन साइकोलॉजी से इस चीज़ को हटा दिया गया, अब ऐसा नहीं है। ये पहले कहा जाता था, ऐसा था नहीं कि भाई गर्ल्स कमज़ोर होती हैं या वो खेलने के लिए फिट नहीं है, ऐसा माना जाता था पहले, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्ल्स भी इक्वल हैं बॉयज़ की तरह खेलने में और हर काम में। वुमेन हैव excelled in many sports and made our nation prominent on the world map। वुमेन्स जो औरतें हैं हैव एक्सेल्ड इन मैनी स्पोर्ट्स, बहुत से जो स्पोर्ट्स हैं, अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो उसमें वुमेन्स ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड मेड आवर नेशन प्रोमिनेंट ऑन द वर्ल्ड मैप, जो संसार के मैप में हमारे देश को एक महत्वपूर्ण दर्जा हासिल किया है वुमेन ने, जिससे हमारा देश प्राउड फील करता है संसार के मैप के। जैसे पीटी उषा हैं, सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा हैं, मैरी कॉम, कर्नम मलेश्वरी आर सम ऑफ द मैनी नेम्स हु हैव मेड अस प्राउड। तो ये कुछ एक नाम हैं, और भी हैं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं जिन नामों ने हमें प्राउड फील किया है, इन हमारे देश को इन पे नाज है, प्राउड है, हमको इन पे प्राउड है। बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर, भाई लड़के और लड़कियों को बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। नाउ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और अब दिया जा रहा है, बॉयज और गर्ल्स को अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। मैनी टीम गेम्स आर प्लेड बाय बोथ द जेंडर्स टुगेदर लाइक मिक्स्ड डबल्स इन लॉन टेनिस, बल्कि कुछ गेम तो ऐसे हैं जिनमें बॉयज और गर्ल्स साथ साथ खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है लॉन टेनिस में एक मिक्स्ड डबल्स, जिसमें एक मतलब एक जो प्लेयर होता है मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है ना, सो उसमें दोनों साथ साथ खेलते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल गेम्स, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम्स को शुरू करते हैं। सम गेम्स हैव बीन प्लेड इन आवर कंट्री सिंस एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराने ज़माने से, एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन टाइम से। कुछ गेम हैं हमारे कंट्री में बहुत पहले से खेले जा रहे हैं, सच गेम्स और कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स, इनको हम पारंपरिक गेम कहते हैं कि भाई जो गेम पुराने ज़माने से खेले जा रहे हैं, पारंपरिक गेम्स। लेट्स अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। जैसे कबड्डी है, भाई कबड्डी को पढ़ते हैं, देखा होगा आपने कबड्डी, टेलीविज़न के प्रो कबड्डी के नाम से आजकल बहुत फेमस है और बहुत ही इंटरेस्टेड गेम है। मैं खुद भी देखता हूँ कबड्डी को, बहुत अच्छा गेम है फिटनेस के लिए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे भाई क्रिकेट अगर हम खेलते हैं तो हमें एक बैट बाई करना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली होता है, बॉल हमें चाहिए, फिर कुछ गार्ड्स हमें चाहिए, हेलमेट चाहिए और विशेष शूज चाहिए,
सो उसके लिए जो किट का एक्सपेंस है, जो खर्चा है, कि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बहुत खर्चा होता है उसमें। जबकि कबड्डी में ऐसा कुछ नहीं, केवल हमें ग्राउंड चाहिए और बाकी हमें सेफ्टी से किसी के सुपरविजन में हमें खेलना है। ना हमें इसके लिए बैट चाहिए, ना बॉल चाहिए, ना स्पेशल शूज चाहिए और ज़्यादा कुछ इसके लिए ज़रूरत नहीं, केवल हमें ताकत चाहिए। ठीक है। सो कबड्डी इज ए कॉन्टैक्ट गेम। भाई एक होता है कॉन्टैक्ट गेम और एक है ना कॉन्टैक्ट। चलो पहले हम कॉन्टैक्ट गेम की बताते हैं। कॉन्टैक्ट गेम बेटा वो होते हैं जिसमें हम फिजिकल, शारीरिक तौर पे एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। जैसे कबड्डी हो गया, गुत्थम गुत्था होते हैं, पहलवान जिसको रेसलिंग हो गया वो भी कॉन्टैक्ट गेम में आता है, बॉक्सिंग होता है बेटा वो भी कॉन्टैक्ट गेम में आता है ना। तो इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट गेम। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विद 7 प्लेयर्स ईच। सब जानते हैं भाई 2 टीमों के बीच में खेला जाता है कबड्डी। एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। द प्लेयर्स फ्रॉम वन ऑफ द टीम्स ट्राइज टू ब्रेक थ्रू इनटू द अदर टीम्स हाफ बाय चंचिंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली। देखिए कैसे खेला जाता है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें एक टीम का एक प्लेयर हाफ से कबड्डी कबड्डी चांटिंग करता हुआ, बोलता हुआ वो दूसरी टीम के किसी प्लेयर को टच करके वापस आने की कोशिश करता है। इफ द रेडर, उसको कहते हैं रेडर, जो रेड करता है, जो कबड्डी कबड्डी बोल के दूसरी टीम में बेसिकली हाफ से आगे जाता है। इफ द रेडर टचेज एनी ऑफ द ओपोनेंट्स दे आर डिक्लेयर्ड आउट। आप लोगों ने देखा होगा कि रेडर भाई अपोजिट टीम के किसी प्लेयर को टच कर देता है और वापस आने में समर्थ होता है मिड लाइन तक, तो दूसरी टीम का जो प्लेयर है वो आउट हो जाता है और रेडर को एक पॉइंट मिल जाता है। बट इफ द रेडर इज कॉट होल्ड ऑफ बाय द अपोनेंट्स, लेकिन अगर रेडर है वो दूसरी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है एंड ही लूजेस हिज ब्रीथ बिफोर रिटर्निंग टू हिज हाफ, और अगर वो हाफ लाइन तक आने में एबल नहीं होता है या उसकी सांसें रुक जाती हैं, कबड्डी बोलना रुक जाता है, ही इज डिक्लेयर्ड आउट, तो वो खुद आउट हो जाएगा। इस केस में अपोजिट टीम को एक पॉइंट दे दिया जाएगा। द टीम विद द मोर पॉइंट्स विंस, तो इसमें वही टीम जीतती है जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है भाई। खो खो की बात करते हैं। खो खो 2 टीम्स विद 12 प्लेयर्स ईच प्ले खो खो। एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 2 टीमें खो खो खेलती हैं। दे ट्राई नॉट टू बी टच्ड बाय द अपोनेंट टीम मेंबर्स। भाई उसमें एक ही मोटो होता है कि जो खड़े रहते हैं वो भाई हमको जो बैठे जो टीम बैठी हो, हमें उसके टीम मेंबर्स हमें टच ना करें, वो दौड़ते रहते हैं। 1 टीम सिट्स इन अ रो, आप देख सकते हैं एक टीम एक लाइन में बैठती है, एक का फेस इधर रहेगा, एक का फेस इधर रहेगा, अपोजिट फेस में। इज टू चेज, वो चेज करती है। चेज मीन्स पीछा करना, चेज का मतलब होता है पीछा करना। एंड टच द टो 2 or 3 मेंबर्स ऑफ द अदर टीम, और वो क्या करती है, जो बैठे रहने वाली टीम है वो चेज करके 2 या 3 प्लेयर जो दौड़ते रहते हैं उनको टच करने की कोशिश करती है। ठीक है। Who are sent in the court, कोर्ट का मतलब होता है मैदान, सेंट मीन्स भेजे जाते हैं। द गेम हैज सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड, भाई गेम के कुछ रूल हैं जिनको फॉलो करना है, मानना है। द टीम दैट टेक्स लिस्ट टाइम, भाई लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, वो टीम जो कम टाइम लेती है इन टचिंग ऑल द मेंबर्स, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहेंगे जिस टीम ने उतने ही समय में ज़्यादा मेंबर्स को टच किया, ऑफ द अदर टीम इज डिक्लेयर्ड द विनर, उसी को हम विनर घोषित करेंगे। हम सब खेलते हैं स्कूल में खो खो कि भाई जिस टीम ने दूसरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा टच किया या ज़्यादा आउट किया, उन्हीं को तो हम कहेंगे वो जीत जाएगी। अब बात करते हैं रेसलिंग। रेसलिंग भी बेटा क्या है, कॉन्टैक्ट गेम में आता है। सो रेसलिंग, जिसको हम कुश्ती कहते हैं हिंदी में, रेसलिंग इज एन एंशिएंट मीन्स पुराना होता है, स्पोर्ट इन इंडिया। इट वाज प्लेड इवन एट द टाइम्स ऑफ रामायण एंड महाभारता। भाई रामायण और महाभारत आपने टेलीविजन पे भी देखा होगा, उस जमाने से खेलते आ रहे हैं रेसलिंग को। इट वाज पैट्रोनाइज्ड, है ना,
संरक्षण देना, पेट्रोनाइज का मतलब होता है बेटा संरक्षण देना। बाय द मुगल्स, मुगल्स का आप नाम सुना होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो मुगल्स ने भी इस खेल को संरक्षण दिया था, उन्होंने इसको माना था, रेसलिंग को वो उसको इम्पोर्टेंस देते थे। इट इज़ प्लेड बिटवीन रेसलर्स, ये दो पहलवानों के बीच में खेला जाता है, जिनको पहलवान लिखा है ब्रैकेट में, इन एन अखाड़ा। अखाड़ा होते हैं जहाँ पे कुश्ती होती है, वो जगह है जहाँ पे कुश्ती होती है। अ क्ले फील्ड ग्राउंड, एक ऐसा ग्राउंड होता है जिसको क्ले फील्ड ग्राउंड होते हैं भाई, जिसमें इंजरीज ना हो, चोटें ना लगे। ऐसा नहीं कि आप सीमेंट के मैदान में खेलेंगे या ब्रिक्स का या बहुत ही टाइट, नहीं, क्ले फील्ड ग्राउंड होता है जिससे कि एक सैंड होती है जिससे कि इंजरीज ना हो। द टू रेसलर्स, दो पहलवान, ट्राई टू थ्रो ईच अदर ऑन द ग्राउंड विद द बैक टचिंग द ग्राउंड। भाई इसमें बोलते हैं ना चित्त करना, इसका मतलब होता है कि दो पहलवान आपस में लड़ते हैं मीन्स कुश्ती लड़ते हैं और एक दूसरे को ग्राउंड पे फेंकने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका बैक टचिंग द ग्राउंड, उनका जो बैक है पीछे वाला हिस्सा है वो ग्राउंड में टच हो रहे, तो उसको बोलते हैं चित्त करना। द यंग रेसलर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर उस्ताद, गुरु। भाई रेसलिंग में जो कोच होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस्ताद या गुरु बोलते हैं। फॉलो ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स। आपने देखा होगा नए नए बच्चे जो रेसलर बनना चाहते हैं वो अपने उस्ताद या गुरु की गाइडेंस में, सलाह के तौर पे, मार्गदर्शन, गाइडेंस का मतलब होता है सलाह या मार्गदर्शन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है मतलब सही, एक निश्चित डाइट लेते हैं, डाइट का मतलब होता है खुराक, भोजन लेते हैं, उनको एक स्ट्रिक्ट डाइट चाहिए। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब ये है कि भाई वो पिज़्ज़ा बर्गर इनसे काम नहीं चलना, अगर ये खाएंगे तो वो रेसलर नहीं बन सकते, या पिकल खाएंगे या ऑयली फूड खाएंगे, उनको एक परफेक्ट डाइट चाहिए, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें फ्रूट्स भी होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, उनको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो जितनी जिस चीज़ की मात्रा चाहिए उसी को स्ट्रिक्ट डाइट कहा जाता है। एंड प्रैक्टिस फॉर, और साथ में साहब उनको कई घंटों तक प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई बस हम खाली सोच लेंगे तो हम रेसलर बन जाएंगे, हमें सोचना तो होगा, लेकिन सोचने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी होगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, पेन लेना होगा, भाई तभी हम रेसलर बन सकते हैं। बन सकते हो आप में, हम सब में क्वालिटी होती हैं, लेकिन ओनली थिंग हमें डिसीजन लेना है बस। मलखंभ एक गेम है, आप देख सकते हैं, ये ओलंपिक में तो नहीं खेला जाता लेकिन हमारे देश का ट्रेडिशन गेम है, ये भी परंपरागत गेम है। मलखंभ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, दिस स्पोर्ट रिवॉल्व्स, बेटी रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, अराउंड अ पोल ऑन विद द प्लेयर्स हैव टू होल्ड देयर बॉडीज टाइटली। टाइटली का मतलब होता है मतलब एकदम से टाइट तरीके से बोलते हैं ना, कस के। अराउंड अ स्मूथ पोल फिक्स्ड इन द ग्राउंड, ये देखिए इसमें पोल के बारे में बताया, ग्राउंड में फिक्स्ड है, सीधा खड़ा हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। द परफॉर्मर, ये सब परफॉर्मर हैं जितने ये हैं। राइजस, ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, राइजस मीन्स चढ़ना, लोअर्स मीन्स उतरना। हिज बॉडी टू स्ट्रेंथन हिज मसल्स, सो अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट, ये भी एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। दैट ओरिजिनेटेड, कहाँ ओरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्पन्न होना या आरंभ होना, इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र हैं वहाँ पे इसका ओरिजिनेटेड हुआ था, मतलब वहाँ पे ये गेम शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। मलखंभ वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। इट इज़ वर्थ वॉचिंग due to the grace, agility, coordination of muscles with a sense of time of the performers। देखिए कुछ वर्ड हैं बेटा, एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन या फुर्ती, फुर्ती कहते हैं एजिलिटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। सो इसमें इट इज़ वर्थ वाचिंग, ये अच्छा लगता है देखने में, क्यों? ड्यू टू द ग्रेस, भाई इसमें कितनी चीज़ें चाहिए, फुर्ती चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए मसल्स का, विद ए सेंस ऑफ टाइम ऑफ द परफॉर्मर्स, और ये सब बहुत ही टाइम के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सो ये मलखंभ के बारे में बताया गया है। और बहुत क्विकली अब हम फिनिश करते हैं, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। चेंजिंग फेस ऑफ लेजर, लेजर का मतलब होता है खाली समय, फुर्सत। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउ दे स्पेंड देयर लेजर आवर्स व्हेन दे वर यंग, भाई आप अपने दादाजी या दादी जी से
पूछें कि भाई उनका जो लेजर टाइम था, उनका जो खाली समय था, वो उसमें कैसे स्पेंड करते थे, कैसे खर्च करते थे, कैसे बिताते थे। कंपेयर व्हाट दे से टू योर ऑन रूटीन, इज इट सिमिलर। वो आपको क्या कहते हैं, जो आपका रूटीन है बेटा, आपका जो लेजर टाइम है, क्या वो आपके ग्रैंड पेरेंट के लेजर टाइम से मिलता जुलता है कि नहीं, ये आपको कंपेयर करना है। ऐसा नहीं होगा, शायद वो अपने लेजर टाइम में कुछ और करते थे, हम कुछ और करते हैं, ठीक है। इन टूडेज हेक्टिक लाइफ शेड्यूल, देखिए हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, लाइफ शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है कि भाई जो हमारी रोज की दिनचर्या है बहुत ही हेक्टिक है, बहुत व्यस्त है। द यंग एंड ग्रोन अप्स आर बिजी ड्यूरिंग द इंटायर डे, भाई यंग मतलब होता है जवान, ग्रोन अप्स का मतलब होता है जो वयस्क हैं या जो ग्रोन अप्स जो बढ़ रहे हैं, जवान हैं। आर बिजी ड्यूरिंग द इंटायर डे, भाई पूरे दिन, इंटायर डे का मतलब होता है पूरे दिन बिजी रहते हैं, इसी को बोलते हैं हेक्टिक लाइफ शेड्यूल, व्यस्त है। इट इज ओनली इन द इवनिंग तो दैट दे गेट सम टाइम टू रिलैक्स देयर बॉडी एंड माइंड, केवल उनको इवनिंग में थोड़ा टाइम मिलता है कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और माइंड को रिलैक्स करते हैं। टेलीविजन इज ए वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट नाउ डेज, आजकल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मीडियम है एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का, वो क्या है, टेलीविजन की। भाई जब भी हमें टाइम मिलता है हम टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स सिट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं, एंड वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम्स, और भाई जो भी जिसका भी जो फेवरेट प्रोग्राम होता है उसको हम देखते हैं। हालांकि मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, जब भी आपको स्पेशली दिन में एक बार या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको खाली समय मिलता है, प्लीज़ आप ग्राउंड में जाएं, अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में जाएं और आप फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ खेलें। टेलीविज़न देखना या कंप्यूटर पे गेम खेलना या मोबाइल में गेम खेलना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा। उसके आपकी सेहत तभी सुधरेगी जब आप स्वयं योरसेल्फ आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, गेम खेलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे गेम खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं है, या टेलीविज़न लॉन्ग टाइम के लिए देखना। केवल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ठीक है न्यूज़ देखें कुछ देर के लिए, थोड़ा बहुत कुछ देख सकते हैं, बट लेकिन लॉन्ग आवर्स रोज़ और रोज़ ठीक नहीं है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप बाहर जाएं और खेलें, लेकिन सेफली खेलें, विदाउट इंजरीज खेलें, चोटें नहीं लगनी चाहिए आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी बड़े के सुपरविजन में जाएं, ठीक है, और सेफ्टी के साथ खेलें। वो आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों के लिए अच्छे होंगे। चलो बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, असेसमेंट टाइम की बात करते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में कि ये हमारी सॉल्यूशन सीट है, ये आप स्कूल से आके हार्ड कॉपी भी लेके जा सकते हैं। हम इसको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप में ग्रुप पे भेज देंगे मंडे या ट्यूसडे को। ये तीसरी सीट भेज रहे हैं, एक वीक में हम एक भेज रहे हैं। सो ये EVS की क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट EV है, चैप्टर 3 है, उसकी ये असेसमेंट सीट है जिसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और उसके बाद आपको उसको वापस सेंड भी करना है, या फिजिकली आप स्कूल में आके इसको देके भी जा सकते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन सीट्स में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, कुछ छोड़ भी दिए हैं, वो आपको स्वयं करने हैं, खुद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमेशा की तरह एक बात और कहूँगा, डियर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप टाइम को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर द नन्स, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम निकल जाएगा, ये चलता रहता है ना। ऐसा नहीं सोचें कि भाई ये कोरोना की वजह से ऐसा चल रहा है कि स्कूल नहीं लग रही है तो हम केवल पूरे दिन खेलेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें, अपनी बुक्स बाई करें। बड़ी सरप्राइज़, मुझे बहुत ही मेरे लिए सरप्राइज़ की बात है कि अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने बुक्स तक नहीं बाई की है। प्लीज़ या तो स्कूल से आके बुक्स लेके जाएं या मार्केट से बुक खरीदें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई चालू करें। एंड आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो, एंड आप ये जो सॉल्यूशन सीट है इसको आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।